10 पर्वत प्रदेश में पावस मैंने आपको काव्य पढ़ा दिया था, जिसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं बार बार, उसके आगे मैं IMP लिख दूँगी, जिससे आप समझ जाइएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और इस पर खास ध्यान देना है आपको। ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसमें I लिख दे रही हूँ, ताकि आपका जो है वो ध्यान बिल्कुल उस प्रश्न पे आ जाए कि हाँ मैम ने लिख दिया है। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और कविता के आधार पर आपको ये समझाना है। तो पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में बात की गई है। तो वनस्पतियों में परिवर्तन, पावस ऋतु में पहाड़ के प्राकृतिक दृश्यों में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अभी आप देखिए मौसम बदल गया, बारिश होती है तो कैसा मौसम होता है वो आप देख सकते हैं। जिन्हें कवि पल पल पहाड़ का वेश बदलता हुआ कहता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और घने पेड़ जो है वो शांत भाव से खड़े दिखाई देते हैं। जल भराव, पहाड़ के निचले भागों में जल भर जाता है और विशाल जलाशय सा प्रतीत होने लगता है। जहाँ जल भर जाता है वो बिल्कुल तालाब जैसा बन जाता है। अगला है झरने, ये पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। झरने, पहाड़ में वर्षा ऋतु में स्थान स्थान पर झरने भी फूट पड़ते हैं। वे पहाड़ से नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे मोतियों की लड़ियाँ यानी मालाएं लटक रही हैं पहाड़ों पे। इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि सफ़ेद झाग जो बनता है वो दूर से मोतियों के समान लगता है। और अगला पॉइंट है बादल, काले घने बादलों के बारे में कवि कहता है कि जैसे पहाड़ उड़कर अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। ऐसा लगता है कि पहाड़ जो है वो आकाश में उड़ने लगे हैं और वो पंख फड़फड़ा रहे हैं। तालाबों के ऊपर बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और धुएं के समान लगते हैं और लगता है जैसे कि तालाब जो है वो जल रहे हैं, उसमें आग लग गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है ये बताइए। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के मध्य भाग के चारों ओर से घेरने वाली डोर को हम मेखला कहते हैं, उसे करघनी भी कहते हैं। कोई भी वस्तु का जो मध्य भाग है उसके चारों ओर से अगर आप उसको घेरे हुए देखेंगे तो वो करघनी के आकार का लगता है, कमरबंद जिसे हम कहते हैं। जो चीज़ मेखला या करघनी के आकार की होती है या करघनी के समान होती है उसे हम मेखला आकार कहते हैं। सामान्य अर्थ में हम कमरबंद को मेखला या मेखता भी कहते हैं। कवि का गंतव्य, कविता में कवि ने पर्वत को मेखला आकार कहा है क्योंकि पर्वत ऊपर उठे हुए गगनचुंबी होते हैं। जहाँ से पर्वत की चोटियाँ ऊपर को उठी रहती हैं वहाँ पर मेखला आकार होती है। तो जैसे वो उठा हुआ स्थान ऊपर दिखता है तो उसके नीचे का स्थान जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेखला आकार के नीचे का स्थान है और ऊपर जो उठा हुआ स्थान है वो मेखला आकार के ऊपर का स्थान है। अगला प्रश्न है सहस्त्र दीर्घ सुमन से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि ने इसका प्रयोग क्यों किया है वो बताइए। तो तात्पर्य है कि पहाड़ों में हजार वनस्पतियां विविध रंगों में फूल पौधे दिखाई देते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। जो हजारों प्रकार के हजारों दृश्य जो फूल के समान सुंदर दिखाई देते हैं वे मानो पहाड़ की आँखें होते हैं और उन पुष्पों से पहाड़ एकटक होकर देख रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कवि द्वारा किया गया प्रयोग, हजारों प्रकार के दीर्घ सुमनों से पहाड़ की जो शोभा है वो बढ़ रही है और पहाड़ के जो निचले भाग है उसमें जल भरा हुआ है जो महान जलाशय के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि तालाब जो है, जलाशय जो है बड़े बड़े तालाब बन गए हैं। पहाड़ उन दीर्घ सुमनों से मानो उन जलाशय को एकटक होकर निहार रहे होते हैं। उस जलाशय में वह अपने विशालकाय आकार को देख रहा होता है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों दिखाई है। तो तालाब की समानता जो है वो दर्पण के साथ दिखाई गई, ये इम्पॉर्टेंट में है, इसे मैं I लिख देती हूँ, IMP। तो तालाब भी बन जाते हैं, पर्वत में जगह जगह पर तालाब होते हैं और वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बन जाते हैं, टेम्परेरी। जब सूर्य की किरणें इन तालाबों पर पड़ती हैं तो दूर से चमकते हुए दर्पण जो है वो भी दूर से चमकते हुए तालाब भी दर्पण के समान दिखाई देते हैं। कारण है कि सूर्य की जो परछाई है तालाबों में पड़ने से परछाई प्रत्यक्ष दिखाई देती है और जिस प्रकार दर्पण में परछाई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है वह उसी प्रकार चमकते हुए तालाब में भी परछाई दिखाई देती है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और किस को प्रतिबिंबित कर रहे थे। ऊंची आकांक्षाएं, प्रतिबिंबन।
पर्वत जो है वो पर्वत के हृदय में ऊंचे उठ कर के आकाश की ओर देख रहे थे वो, और ऊंची आकाश की ओर देखकर ऐसा लग रहा था, देख रहे थे वो कि ऐसा लग रहा था कि वो चिंता में हो, चिंतामग्न हो। वे मानो नभ को और बढ़कर आकाश को छूना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो नभ को छूना चाहते हैं। प्रतिबिंबन वो इस बात का प्रतिबिंबित भी कर रहे थे कि मानो वे किसी गंभीर चिंता में मग्न हो, और गंभीर चिंतन में होता है जब वह निश्चेष्ट सा हो जाता है, बिल्कुल शांत है तो मतलब वो गंभीर चिंता में हो। अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? तो पहाड़ों पर शाल के वृक्ष पाए जाते हैं। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में वे निस्तब्ध होते हैं और वर्षा के समय वे झोंकों से हिलने लगते हैं। उनमें से एक कंपन सी होती है। भयभीत होकर वो वर्षा ऋतु में वर्षा के झोंकों से शाल के वृक्ष हिलते हैं, और जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है कि आकाश टूट पड़ा है और शाल के पेड़ जो हैं वो भयभीत होकर के बिल्कुल धरती में धंस गए हैं, ऐसा लगता है। कवि की कल्पना है ये। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने गौरव गान कर रहे हैं पहाड़ों का। जगह जगह झरने फूट गए हैं और कल कल की ध्वनि निकल रही, तब ऐसा लगता है कि जैसे झरने जो है पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। और झरने की तुलना पहाड़ों में ऊंची ऊंची चट्टानों से जल की धाराएं झरने के रूप में फूटती हैं, और उनकी जो धारा है दूर से मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई देती है। अर्थात झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई हैं, क्योंकि वो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं। झाग सफ़ेद रंग के, दूर से बिल्कुल मोती की मालाएं, लड़ियाँ लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। इन प्रश्नोत्तर को पढ़ के समझ लीजिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।